आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स का जो है इकाई 3 में है धारा विद्युत। धारा विद्युत का आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बायो-सेवर्ट का नियम। ये जो बायो-सेवर्ट का नियम है, ये कक्षा 12वीं में धारा विद्युत इकाई 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और बायो-सेवर्ट का नियम, इसको सबसे पहले फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे फ्रांस के, बायो और सेवर्ट, उन्होंने धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, यहाँ पर लिखा हुआ है बायो-सेवर्ट का नियम, इस नियम के अनुसार AB एक चालक तार है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश यानी छोटा सा भाग, एक अल्पांश dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB के लिए हमें इसका मान ज्ञात करना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसके लिए, इस नियम का प्रतिपादन करने के लिए, इस नियम की व्याख्या करने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक डायग्राम तैयार करेंगे। और डायग्राम में हमारे पास इस परिभाषा के अनुसार या इस नियम के अनुसार यदि हम जाएं तो AB क्या है, एक चालक तार। ये दिख रहा है आपको, AB क्या है, एक चालक तार। इस चालक तार में कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस धारावाही चालक का एक अल्पांश, एक छोटा सा भाग, यहाँ पर ये क्या है, dl। इस अल्पांश dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाया जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु कौन सा है आपका, P बिंदु है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी dB, हम dB क्यों लिखें, क्योंकि इसका जो अल्पांश आ रहा है आपका dl आ रहा है। dl छोटा सा भाग है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, इसके कारण से dB होगी। यदि यहाँ पूरा यदि हम चालक तार लेते तो चालक तार की लंबाई हम क्या लेते, L लेते, तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फिर क्या आ जाती, B आ जाती। तो इस कारण से हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा नियम कह रहा है कि इस नियम के अनुसार AB क्या है, एक चालक तार है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश dl द्वारा, इसका एक छोटा सा टुकड़ा है चालक तार का, जिसका नाम क्या है, dl, जिसको हम अल्पांश कहते हैं, द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो वो तीव्रता dB होगी, वो कुछ इस प्रकार से होगी। नंबर एक यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, नंबर 1 में कि चालक में बहने वाली धारा I कि ये क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। चालक में कौन सी धारा बह रही है, I धारा बह रही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, dB। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB क्या हो जाएगी, इस चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, अर्थात ये क्या आ जाएगा आपका, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। इसको हम 1 दे देते हैं या 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अल्पांश dl के कारण से इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बिंदु P पर, वो तीव्रता dB जो होगी, वो इस चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी। कहने का मतलब ये हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है के अनुसार, यदि धारा का मान अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अधिक होगा।
और यदि धारा का मान यदि कम होगा तो इस अल्पांश के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dV अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, I। दूसरा आ जाएगा ये नंबर 2, क्या आ जाएगा, चालक की जो लंबाई है या अल्पांश की लंबाई dl के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। कौन अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चालक अल्पांश की लंबाई, चालक के अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या आ जाएगा आपका dV अनुक्रमानुपाती, ये क्या हो जाएगी, dl। कहने का मतलब ये है कि अल्पांश जितना ज्यादा लंबा रहेगा उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही अधिक रहेगी, और यदि अल्पांश जितना छोटा रहेगा, अल्पांश की लंबाई जितनी छोटी रहेगी उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही कम रहेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या आया इसका, कि अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dV अनुक्रमानुपाती dl हो गया। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार AB क्या है, एक चालक तार है जिसमें I विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश dl के कारण या dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो नंबर 1 क्या हो जाएगी, dV। चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात dV अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा आपका I। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात dV अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, dl, क्योंकि अल्पांश की लंबाई यहाँ पर क्या है, dl। फिर इसके बाद क्या आ जाता है आपका, तीसरा आ जाता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगी। अगला क्या आ जाएगा आपका, अल्पांश dl और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो अल्पांश क्या है हमारे पास, dl, और यहाँ जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु क्या है, P। तो ये अल्पांश और ये बिंदु P को मिलाने वाली ये जो रेखा है और इनके बीच में अल्पांश और इस रेखा के बीच बना कोण क्या है, थीटा। थीटा की ज्या की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। एक बार हम फिर से देखेंगे, अल्पांश dl और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये अल्पांश आपको दिख रहा है, ये बिंदु P दिख रहा है, इसको मिलाने वाली ये रेखा, इनके बीच में बनने वाला ये कोण क्या है, थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इसको, अर्थात dV ये क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। फिर यहाँ पर ज्या यानी क्या हो जाएगा, साइन, और ये क्या हो जाएगा आपका थीटा। फिर इसके बाद इसका चौथा स्टेटमेंट आता है, वो चौथा स्टेटमेंट क्या है, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां से ये क्या जाएगा आपका, अल्पांश dl और बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, r के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात क्या हो जाएगा, यहां से यदि देखा जाए तो अर्थात ठीक है क्या हो जाएगी, dv व्युत्क्रमानुपाती 1/, ये क्या हो जाएगा आपका r², 1/r²। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, r है, तो r के वर्ग के लिए क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तो यहाँ बायो-सेवर्ट के नियम में हमको ये 4 कथन को देखना है और ये 4 कथन से ही बायो-सेवर्ट का नियम पूरा होता है। मैंने आपको बता दिया कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। तो 1820 में क्या हुआ था, इंग्लैंड के 2 महान वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम बायो और दूसरे का नाम क्या था, सेवर्ट था। उन्होंने धारावाही चालक के बीच उन्होंने क्या किया था, धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे उन्हीं के सम्मान में इस नियम को क्या कहा जाता है, बायो-सेवर्ट का नियम कहा जाता है। अब यदि परीक्षा में आ जाए कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इस नियम का निर्माण कीजिए या बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, तो हम यहां से लिखेंगे, सबसे पहले इसकी हेडिंग डालेंगे बायो-सेवर्ट का नियम, और ये डायग्राम आपका तैयार होगा और इस डायग्राम के अनुसार क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा बनेगी। इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा, इस नियम के अनुसार AB क्या है, ये एक चालक तार है जिसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश क्या है यहाँ पर, dl के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dv है वो क्या हो जाएगी, नंबर 1 लिखकर लिखेंगे, चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात dv अनुक्रमानुपाती I, क्योंकि चालक में कौन सी धारा बह रही है, I धारा बह रही है, और अल्पांश की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, dv, तो dv अनुक्रमानुपाती I। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो अल्पांश है इसकी लंबाई क्या है, ये देख लीजिए आप, यहाँ से ये लंबाई दिख रही dl के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात क्या लिख देंगे हम इसको, dv अनुक्रमानुपाती dl। फिर तीसरा कथन क्या आ जाता है, अल्पांश ये जो dl है और वह बिंदु जहां पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको मिलाने वाली ये जो रेखा है के द्वारा बना हुआ ये जो क्या है, कोण है, उस कोण की थीटा के जैसे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्पांश dl और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की जैसे अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात dv अनुक्रमानुपाती क्या कहला जाएगा आपका, sin थीटा, क्योंकि ज्या क्या कहलाता है, ज्या है साइन, और ज्या क्या है, ये कॉस, स्पर्शज्या क्या होता है, ये टेंजेंट होता है, tan होता है। तो ज्या यानी क्या कहला जाएगा आपका साइन, और उसके बीच में बनने वाला कोण ये क्या है आपका, थीटा। फिर चौथा कथन क्या आता है इसका, कि अल्पांश dl, ये है आपका अल्पांश dl और बिंदु P, और ये क्या है, बिंदु P को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम हमने क्या दिया है, r। तो मिलाने वाली रेखा या उसके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अर्थात क्या लिख सकते हैं हम इसको, dv व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, देख लीजिए, इन चारों को लिखेंगे हम, इन चारों को एक साथ मिलाकर लिखने पर इन चारों को अब हम क्या कर देते हैं, एक साथ मिलाकर लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके राइट हैंड साइड में क्या है, dv, पहले कथन पर, दूसरे कथन पर भी क्या देख रहे हो आप, dv, तीसरे कथन पर भी क्या देख रहे हो आप, dv, और चौथे कथन पर भी क्या देख रहे हो आप, dv। तो इन चारों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो ये क्या जाएगा आपका, dv, और ये क्या है, अनुक्रमानुपाती, चारों में अनुक्रमानुपाती है। फिर मिलाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, I, फिर ये क्या आ जाता है आपका dl, फिर ये क्या आ जाता है आपका तीसरे कथन पर, ये आ जाएगा आपका sin थीटा, और फिर ये चौथे कथन में 1/r²। तो ये I dl sin थीटा बटे ये क्या हो जाएगा आपका r² हो जाएगा। तो
तो जब इन चारों कथनों को हम एक साथ मिलाएंगे तो जो अल्पांश के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता dB है वो क्या हो जाएगी, dB अनुक्रमानुपाती आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगी। फिर इसके बाद अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब dB को हम क्या कर देते हैं यहाँ से dB और अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो dB अनुक्रमानुपाती यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4 पाई अपॉन ये क्या हो जाएगा, नहीं 4 पाई नहीं, ये आ जाएगा आपका म्यू 0 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 पाई, और ये क्या आ जाएगा आई dl साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देंगे जहां म्यू 0 निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है, चुंबकीय पारगम्यता है ना। फिर इसके बाद देखा जाएगा इसका जो मान होता है, इसका मान क्या जाता है, म्यू 0 का जो मान होता है, म्यू 0 का मान कितना होता है, इसको हम पद्धति में देखते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा आपका एमकेएस पद्धति में देखा जाएगा, कौन सी पद्धति में देखा जाएगा, एमकेएस पद्धति में। तो इसका एमकेएस पद्धति में ये जो मान आता है आपका, ये मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या है, जहां म्यू 0 निर्वात की क्या है, चुंबकीय पारगम्यता है। अब चुंबकीय पारगम्यता के लिए इसका जो मान आता है आपका, ये जो मान हो जाएगा ये जो मान आएगा आपका म्यू 0 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 पाई बराबर 10 की पावर ये क्या होता है 7 टेस्ला मीटर प्रति ये क्या हो जाएगा आपका एम्पियर होता है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। अब हम क्या कर देते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर, अब हम म्यू 0 अपॉन 4 पाई के मान को यहाँ पर हम रख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ से, यदि हम इसके मान को रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका dB, इसलिए लिख देंगे dB इक्वल क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर -7, और ये क्या आ जाएगा आपका आई dl साइन थीटा अपॉन ये r स्क्वायर, और इसका क्या मात्रक हो जाएगा आपका टेस्ला मीटर प्रति ये क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। तो ये जो आया आपका क्या निकल के आया, dB इक्वल 10 की पावर -7 आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये क्या कहलाया, बायो-सेवर्ट का नियम कहलाया। तो आप बायो-सेवर्ट का नियम से आप भली भांति परिचित हो गए। फिर से मैं बताता हूं आपको क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा। बायो-सेवर्ट के नियम की परिभाषा क्या आती है कि इस नियम के अनुसार AB क्या है, चालक तार है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब इसके एक अल्पांश dl के कारण किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB जो होगी वो इस चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी। हमने लिखा भी कि dB अनुक्रमानुपाती I। फिर इसके बाद अल्पांश dl के क्या होती है, ये अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती हमने क्या लिख दिया dl। फिर तीसरा कथन क्या था हमारा, तीसरा कथन ये है कि ये जो अल्पांश dl है और ये बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की जय के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हमने क्या लिखा था dB अनुक्रमानुपाती sin थीटा। फिर इसके बाद चौथा कथन आता है अल्पांश dl और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बीच की दूरी क्या है यहाँ पर r, तो हम dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r² लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम इन चारों को एक साथ मिलाकर लिखने पर लिख देंगे। तो dB अनुक्रमानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन r² हो जाएगा। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर नेकांक राशि क्या आएगी, dB इक्वल म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। जहां हम लिख सकते हैं म्यू 0 निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है या चुंबकीयशीलता है, जिसका मान होता है एमकेएस पद्धति में म्यू 0 अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। अब इस मान को उठा करके हम इस ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, dB इक्वल
है ना, 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। यह क्या कहलाता है? आपका बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको ट्राई करके देखिए, 1 से 2 बार आप घर में ट्राई कीजिए, निश्चित रूप से ये आपसे बनेगा। और यदि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आने वाले अपने जो आगे के जो डेरिवेशन है वो इसी नियम पर आधारित है। हम आने वाले डेरिवेशन को नेक्स्ट पीरियड पर हल करेंगे। ओके, थैंक यू।